हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त हैं और स्टडी आपकी अच्छी चल रही होगी। और स्टडी तो अच्छी चलानी ही होगी आपको, क्योंकि सिलेक्शन जो लेना है ना। तो बिल्कुल डटे रहिए, लगे रहिए। अपने जो मॉक टेस्ट है उसका कौन सा पेपर चल रहा है? 811। 810 तक अपन पहुंच गए थे, 811वां पेपर है। तो इंग्लिश वाला पार्ट सॉल्यूशन बनाते हैं भाई। और बढ़िया वाले क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया से साथ में कॉपी लेके बैठो, अच्छे नोट्स बनाओ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज आती है आगे उसको 2-3 बार रिपीट करो, ठीक है। चलो मैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखो, 76 में क्या दिया बेटा? चूज द करेक्ट मीनिंग, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बेटा कोई इडियम दे रखी है और हमें उसका करेक्ट मीनिंग चुनना है ना। तो क्या हो जाएगा भाई इसमें? देखो सवाल में क्या पूछा, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। अब लीफ का मतलब बेटा क्या होता है? लीफ से यहाँ पर मतलब है पेज। लीफ का मतलब क्या होता है? पेज। कॉपी किताब के पन्ने होते हैं ना, तो उसको बेटा लीफ बोलते हैं ना। और टर्नओवर का पलटना, जब आप कोई पेपर वगैरह देते हो तो नीचे नीचे लिखा होता है ना PTO, है ना, प्लीज टर्नओवर। टर्नओवर तो टर्नओवर का मतलब पलटना, और लीफ का मतलब पन्ना, नया पन्ना पलटना। तो बेटा आप अपनी जिंदगी में जो चीजें चल रही है वही काम कंटिन्यू कर रहे हो, या कोई नया अध्याय शुरू किया, कोई नई चीज शुरू करी, नई चीज शुरू करना है ना। तो बेटा इसका क्या बन जाएगा? बिगिन शुरुआत करना, अगेन फिर से कोई नई शुरुआत करना। तो यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दे रखा है? सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। पेरा जंबल आ गया बेटा ये तो, है ना। पेरा जंबल आ गया। तो पेरा जंबल में देखो क्या दे रखा है, द प्रिंसिपल वॉच। हमें इसको सेट करना है A B C और D को, है ना। तो द प्रिंसिपल विश द स्टूडेंट्स, तो इसमें एक तो है द प्रिंसिपल, ठीक है ना। दूसरे में फिर से क्या है? द प्रिंसिपल। तीसरे में फिर से क्या है? आवर कॉलेज प्रिंसिपल। और चौथे में है द प्रिंसिपल। तो बच्चा एक बात तो श्योर है कि जिसमें द लगाया हुआ है वो वाक्य बाद में जाएगा, और जिसमें ये आर लगा रखा है ये वाला वाक्य पहले जाएगा। तो सी हमारा सबसे पहला सेंटेंस हो जाएगा, सी हमारा सबसे पहला सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो सी वाले कितने हैं? ये एक को हटा दो, ये नहीं हो सकता। अब देखते हैं सी वाले, हाँ ये भी नहीं हो सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता। तो सी से शुरू होने वाले दो है ना। अब आर कॉलेज प्रिंसिपल, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट स्पीच, एक बहुत ही अच्छा स्पीच दिया। इन विच ही लॉडेड, जिसमें उसने क्या किया? लॉड किया, प्रशंसा की। लॉड, अपलोड, क्लोज, ठीक है ना। इनका मतलब क्या होता है? प्रशंसा करिए किसकी? प्यूपिल्स की, प्यूपिल्स की। और प्यूपिल्स का मतलब बच्चा किसको बोलते हैं? स्टूडेंट्स को। प्यूपिल्स किसको बोलते हैं? स्टूडेंट्स को, है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं कि प्यूपिल का जो सिनोनिम है वो कौन होता है? स्टूडेंट्स होता है। तो अब इसमें देखो जिस वाक्य में स्टूडेंट्स दे रखा होगा वो इसका अगला पार्ट होगा। तो इसमें देखो बेटा, ये देखो स्टूडेंट्स दे रखा, ये दे रखा स्टूडेंट्स, है ना। तो टीचर ने किया क्या? लोड किया, प्रशंसा करी किसकी? प्यूपिल्स की। तो यहाँ पर ये देखो स्टूडेंट्स शब्द आ गया। तो हमारा सी के बाद कौन सा जाएगा? ए चला जाएगा। तो सी के बाद में क्या है बेटा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाएगा बी। बी में क्या है? प्रिंसिपल ने ऑल्सो लोडेड। इसने ऑल्सो क्यों लगा रखा है? कि एक बार वो लोड कर चुका है, अब दोबारा फिर से लोड कर रहा है, इसलिए लोड कर रहा है। अब तो दोबारा कर रहा है तो ऑल्सो का यूज हुआ, ठीक है ना। अब ये लोड कर किसको रहा है? एजुकेटर्स का, ठीक है ना। और इसमें देखो डी में प्रिंसिपल मेंशन हाउ टीचिंग असिस्टेंट, कौन है? टीचिंग असिस्टेंट्स। यही कौन होते हैं? एजुकेटर्स होते हैं। एजुकेटर्स के लिए किसका यूज कर रहा है? टीचिंग असिस्टेंट्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये इतना देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आंसर तो हमारा पहले क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में बच्चा क्या दे रखा है अपने को? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम द गिवन सेंटेंस। फेयर वेदर फ्रेंड। बेटा एक तो होता है फेयर, एक होता है फाउल, इसका उल्टा। तो फेयर का मतलब तो होता है एकदम सही, और फाउल का, अगर कोई बंदा खेल में बोलते हैं ना कि ये तो फाउल हो गया, तो इसका मतलब गलत हो गई चीजें। फेयर का मतलब सही। तो फेयर का मतलब अच्छा और सही, वेदर मौसम, और फ्रेंड दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ कैसे मौसम में आपके साथ रहे? अच्छे मौसम में। अब अच्छे मौसम का मतलब अच्छा दौर, अच्छा वक्त, है ना। तो अच्छे वक्त में आपके साथ रहे और बुरे दौर में आपका साथ छोड़ दे, तो बच्चा क्या बन जाएगा? क्लोज फ्रेंड है, वो तो ऐसा कर नहीं सकता। पेन फ्रेंड, पेन फ्रेंड जो सिर्फ आप से, जिसके साथ सिर्फ पत्रों के द्वारा बातचीत होती है, आप मिले नहीं हो, सिर्फ पत्रों के द्वारा बातचीत होती है, लेटर्स के द्वारा, वो पेन फ्रेंड होते हैं, ठीक है ना।
सेल्फिश फ्रेंड, बस यही हो जाएगा बेटा, सेल्फिश फ्रेंड हो जाएगा। सेल्फिश फ्रेंड क्यों हुआ यहाँ पे, क्यों हुआ सेल्फिश फ्रेंड, क्योंकि सेल्फिश आदमी वही होता है ना जो अच्छे वक्त में साथ रहता है और बुरा वक्त आते ही भग जाता है, तो इसलिए सेल्फिश फ्रेंड हो जाएगा। एक्वेंटेंस का मतलब परिचित, ओल्ड का मतलब पुराना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बेटा सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या दे रखा है इसने, इसने दे रखा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। हमें ऐसा सेंटेंस पकड़ना है बच्चा जिसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर हो। बॉब वॉज वेरी रिचर देन, यहाँ पर बेटा देन दे रखा है, क्या दे रखा है, देन, शब्द क्या दे रखा है अपने को, देन, ठीक है ना, देन दे रखा है, तो डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, ईआर होता है या मोर लगा होता है, तो इसने कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है। लेकिन बच्चा बात ये है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ अपन वेरी का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, मच का यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ अपन किसका यूज करते हैं बच्चा, मच का यूज नहीं करते, बल्कि वेरी का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बेटा क्या नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मच होना चाहिए, मच रिचर होना चाहिए था। ठीक है, अब इसी में मैं आपको एक चीज, अब इसमें सबसे पहले तो आंसर देखो कौन सा आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, है ना। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस वेरी की जगह क्या होना चाहिए, मच होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, गौर करना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी वेरी और मच दोनों ही आ सकते हैं। अब अंतर देखो क्या है दोनों में, आपको याद रखना है, एक तो टीवीएस, एक आपको याद रखना है एमटीएस। टीवीएस से क्या याद रखना है, टी का मतलब तो दे, वी का मतलब वेरी, और एस का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री, एस का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गई बात। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ वेरी लगाओगे तो दे पहले आएगा। एमटीएस को कैसे याद रख लो, एम का मतलब है मच, एम का मतलब क्या है, मच, टी का मतलब है दे, और एस से हमारा मतलब हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गई बात। तो जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ मच लगाओगे तो दे बाद में जाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे, एक चीज और, जो आई ओ आर लगे हुए शब्द होते हैं ना जिनके लास्ट में आई ओ आर होता है, जैसे जूनियर हो गया, ठीक है ना, ऐसे 7 शब्द होते हैं, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इंटीरियर होगा, हो गया पोस्टीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया और प्रायर हो गया, ये 7 शब्द होते हैं बच्चा। इनके पहले कभी भी वेरी नहीं लगाना चाहिए, इनके साथ किसका यूज करना चाहिए, मच का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द भी अपने आप में कौन सी डिग्री के शब्द है, कंपैरेटिव डिग्री के शब्द। अगर कोई ये बोले यू आर वेरी जूनियर टू मी तो गलत हो जाएगा, हमें क्या बोलना है, ही इज मच जूनियर टू मी, ठीक है ना। तो बच्चा हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 80 में इसने दे रखा है, अब सब्स्टिट्यूट करना है हमें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। कोई अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है और हमें उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो अंडरलाइन किया हुआ शब्द बेटा क्या चीज है, इसमें देखो अंडरलाइन किया हुआ शब्द ये देखो ये है ना, और हमें इसको करना है इनमें से सब्स्टिट्यूट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी विकम बन चुकी है क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑफ द डे मतलब प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो थियरी क्वेश्चन बन चुका है। थियरी का मतलब होता है फियर्स, FIERC, फियर्स, फेरोशियस, फेरोशियस, डेंजरस, खतरनाक। तो बेटा सवाल खतरनाक नहीं होता, सवाल होता है वो बर्निंग होता है, ज्वलंत, ज्वलंत, इसको अपन बोल सकते हैं ज्वलंत, ठीक है ना। तो कैसा इशू, एन इशू, एक मुद्दा जो कैसा है, जो कैसा है भी इशू, एन इशू दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी मुद्दा है, उसको बोलते हैं, ऐसे सवाल को बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। ऐसे सवाल को बच्चा क्या बोलते हैं, ऐसे सवाल को बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन, ज्वलंत मुद्दा, और इसको अटेंशन भी चाहिए। ऐसे मुद्दे को क्या है हम ढील में छोड़ सकते हैं या जिस पर हमें अटेंशन भी देना पड़ेगा, दैट नीड्स अटेंशन, जिसको ध्यान की भी जरूरत है कि उसको तुरंत हल किया जाना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 81 में देखो इसने दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पेनीलेस, ठीक है ना, हमें पेनीलेस का उल्टा बनाना है ना। तो देखो भी इसका उल्टा क्या बन जाएगा, जैसे इंडिया में पैसा होता है ना, रुपये पैसा होता है, एक होता है तो पैसा होता है और एक से ज्यादा होती है तो बेटा पैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। वैसे फॉरेन में क्या रहते हैं, पेनी, छोटी इकाई होती है ना रुपए की, उसको पेनी बोलते हैं, और एक पेंस भी होता है ना।
तो अब एक बात देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, पेनी, यानी बंदे के पास पेनी है, और आगे लेस लगा दूंगा तो इसका मतलब एक फुट्टी कोड़ी नहीं है उसके पास, एक पैसा भी नहीं है, और हमें इसका क्या बताना है, उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो पेनीलेस, जिसके लास्ट में लेस लिखा है वो शब्द क्या चीज है अपने आप में, एजेक्टिव है, वो शब्द क्या चीज है अपने आप में, एजेक्टिव है ना, शब्द है वो अपने आप में एजेक्टिव, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो एजेक्टिव कौन से है, एक तो जिसके लास्ट में ओ यूएस लगाया हुआ आ जाता है, ये एजेक्टिव है, और एक रिच है, रिच मैन या पुअर मैन, एक ये भी एजेक्टिव है, ठीक है ना। स्पेस है, ये तो नाउन है, ठीक है, और ड्रीम है, ये भी क्या चीज है, नाउन है। तो बच्चा ये दोनों तो हमारे आंसर हो नहीं सकते, तो आंसर या तो ये बनेगा और या ये बनेगा। तो पेनीलेस का मतलब तो गरीब होता है, और रिच का मतलब बेटा क्या होता है, अमीर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दे रखा है, चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 82 में सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है ना। तो यहां पर दे रखा है कंसाइज, कंसाइज क्या शब्द दे रखा है भाई, कंसाइज, ठीक है ना। कंसाइज का मतलब क्या होता है, एकदम सटीक, एकदम सटीक, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ब्रीफ, छोटा, बट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, ठीक है ना। लैकोनिक, इसके लिए एक शब्द अपन यूज कर सकते हैं, लैकोनिक, लैकोनिक, बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना या कम शब्दों का इस्तेमाल करना, बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करना, समझ में आ गई बात। तो बच्चा अपना इसका कंसाइज का क्या बन जाएगा, एक्सप्लेनेशन की, ये बंदे ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन है कैसा, उसका एक्सप्लेनेशन है कंसाइज है। तो कंसाइज का मतलब एक तो होता है क्लियर, एक दे रखा है वर्बोस, एक दे रखा है शॉप, और एक दे रखा है टर्स। तो बेटा टर्स का मतलब होता है छोटी बात, बात बहुत थोड़े शब्दों में है लेकिन टू द पॉइंट है, घुमा फिरा करनी है, और उसको लैकोनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्बोस का मतलब होता है शब्दों से भरा हुआ, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रिया क्या एक तरह की शब्द है, तो वर्बोस का मतलब होता है बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करना, टू यूज, टू यूज टू मेनी वर्ड्स, जितनी जरूरत नहीं है उतने शब्दों का इस्तेमाल करना, टू मेनी वर्ड्स। तो बच्चा ये बन जाएगा, ठीक है ना। शॉप का मतलब आपको पता ही है, कोई भी चीज जिसकी एज कैसी हो, बहुत ही शॉर्प हो, मतलब पॉइंटेड हो, पॉइंटेड हो, है ना, और थिन हो, किनारा कैसा हो, पतला हो या पॉइंटेड हो, उसको अपन बेटा क्या बोल सकते हैं, शॉप बोल सकते हैं। शॉप का मतलब एग्जैक्ट भी हो सकता है, जैसे मैं कल शॉप 9 बजे आपसे मिलूंगा, शॉप 9, तो एग्जैक्ट 9 बजे की बात हो रही है वहां पे, है ना। तो शॉप का मतलब एग्जैक्ट भी हो सकता है। अच्छा, शॉप टर्न का मतलब क्या होता है, आज घर पे देखना जा करके, अगर कोई मैं बोलूँ ही टर्न शॉप, देर वॉज ए शॉप टर्न, तो इसका मतलब क्या होता है, आप घर पे गौर करना इस शब्द पे, ठीक है ना। चलो बच्चा, हमारा आंसर क्या बन गया, इसका टर्स बन जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 83 है। तो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, कोई भी सेंटेंस है और बच्चा उसको कितने पार्ट में स्प्लिट कर रखा है, 4 में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, एक पार्ट में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर है ना। तो देखो क्या दे रखा है, दे ऑल, अब ये दे ऑल हमारा सब्जेक्ट है, दे ऑल यहाँ पर क्या चीज है, ये हमारा सब्जेक्ट है, दे ऑल हमारा सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है, ड्यूरिंग द फेयरवेल पार्टी गिवन द टीचर रिटायरिंग एंड हर, अब यहाँ पर एंड आ गया तो बच्चा ये कंजंक्शन आ गया, ठीक है ना। अब कंजंक्शन के बाद में देखो क्या दे रखा है, वर वेल नोटिस्ड, हर इंड, ये तो सेंटेंस ही गलत दे रखा है, क्योंकि 2 पार्ट में प्रॉब्लम कर रखा है ना इसमें, तो ये सेंटेंस किसी गधे ने लिखा हुआ है, ये पेपर में तो आया हुआ लगता नहीं है मेरे को। क्योंकि देखो, अगर एंड के बाद में मैं, हमें क्या चाहिए, एंड के बाद में सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, है ना। तो सब्जेक्ट होता है वो बच्चा, हर इंडिफरेंस वर वेल नोटिस्ड, हाँ भाई, ध्यान दो एक चीज पे, यहाँ पे जब ई एन सी लगा रखा है, देखो ई एन सी लगा रखा है, तो ये कैसी नाउन है भाई, अगर किसी शब्द में क्या जोड़ रखा हो, या तो ए एन सी लगा रखा हो, और या क्या लगा रखा हो, ई एन सी लगा रखा हो, तो बच्चा वो शब्द क्या चीज होती है, नाउन होती है, और वो कैसी नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है ना। अच्छा, और नाउन के पहले, अगर किसी नाउन के पहले प्रोनाउन लगाना है तो कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो इसलिए बच्चा हर और इनडिफरेंस है ना, ये दोनों मिलकर के एक ही शब्द का काम कर रहे हैं। और जिसके लास्ट में ई एन सी लगा रखा है बच्चा, वो कैसा सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन होगी ना। और अनकाउंटेबल नाउन होती है बच्चा, वो कैसी होती है, वो सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर के बाद में अपन वर्ब का यूज थोड़ी ना करेंगे, हमें किसका यूज करना पड़ेगा, वो उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप याद रखो, अगर कोई भी शब्द में ए एन सी लगा रखा हो या फिर ई एन सी लगा रखा हो, तो बच्चा वो सिंगुलर नाउन होती है, वो नाउन कैसी होती है, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन है तो फिर वर्ब, वर्ब थोड़ी ना होगी, वोज का यूज करना चाहिए। तो बेटा इसमें कौन सा बन जाएगा हमारा, इनडिफरेंस वर्ब, वर्ब नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वोज होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गई बात।
चलो बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दे रखा है चेक करते हैं भाई। सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट सब्स्टिट्यूट कर रहा है जो, या तो रिप्लेस कर रहा है ब्रैकेटेड वर्ड, ब्रैकेटेड सेगमेंट, कोई सेगमेंट को ब्रैकेट में डाल रखा है ना। तो देखो इसमें तो बहुत ज्यादा कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये तो बहुत ही इजी चीज दे रखी है आपको। पता ही है जब हार्डली या स्केर्सली दे रखा है, यहाँ पर या तो हार्डली हो और या यहाँ पर क्या चीज हो, स्केर्सली हो, है ना। तो नेचुरल सी बात है बच्चा, इसके बाद किसका यूज करना होता है, वेन का। अगर नो सूनर दे रखा है, अगर आपको क्या दे रखा है, नो सूनर दे रखा है बच्चा, तो आपको किसका यूज करना है इसके साथ, देन का। तो बच्चा जब हार्डली या स्केर्सली दे रखा है तो आंसर ये की बच गया, कौन सा बच गया आंसर, कौन सा आंसर बच गया, बस ये वेन वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 85 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 85 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, क्या दे रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम क्या चीज है, एक्सेप्ट करना। सभी को पता है, मुझे तो मेरे मन में तो ये आ रही है कि मैं आपको बताऊंगी ना इसका उत्तर ही, लेकिन फिर भी बात तो कर लेते हैं। एक्सेप्ट का स्वीकार करना, डिनाई का मतलब मना कर देना, बस तो ये आंसर हो जाएगा। एग्री का मतलब सहमत हो जाना, रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है, रिप्लाई करना, किसी को रिप्लाई करना। ठीक है, अच्छा कंफर्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज को वैलिडेट करना, किसी चीज को वैलिडेट कर देना। कोई बंदे ने कोई बात बोली और उसने उसी बंदे ने अपनी बात को कंफर्म भी कर दिया, तो उसने उस बात को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया, वेरीफाई कर दिया, उसने अपनी बात को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चा, डिनाई बन जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है देखते हैं। सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना नहीं बच्चा, ये तो वही हो गया, सेम इक्वेशन हो गया, ये तो अपना सेम इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 86, हाँ ये क्वेश्चन है भाई आपका 86 है ना, ये देखते हैं। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आई एम आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, आई एम आफ्टर 5 ईयर्स क्या दे रखा है, मेक एन एग्जाम, टेक एन एग्जाम, कीप एन एग्जाम और फ्राई एन एग्जाम। ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ, एग्जाम के लिए दो ही शब्द हो सकते हैं, एग्जाम के पहले दो ही शब्द आ सकते हैं, या तो टेक एग्जाम, या तो टेक एग्जाम और या गिव एग्जाम, या तो होता है टेक एग्जाम और या फिर होता है गिव एग्जाम। अच्छा टीचर है वो क्या करता है, टीचर है वो आपके लिए गिव एग्जाम करता है, टीचर अगर है तो वो आपको एग्जाम गिव करेगा, क्योंकि उसने आपको पेपर दिया है ना, टीचर ने पेपर आपको पकड़ाया है, तो इसलिए क्या लिखना है, द टीचर गेव ए टेस्ट। और विद्यार्थी ने पेपर पकड़ा है तो इसलिए क्या बोलना, आई एम टेकिंग एग्जाम। तो बच्चा कौन सा बन जाएगा, टेकिंग एग्जाम वाला बन जाएगा बस। ठीक है ना, ये हो जाएगा भाई। यहाँ पर भी इसको आई को क्या माना गया, स्टूडेंट है वो कोई पेपर दे रहा है, तो आई एम टेकिंग एन एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है अभी देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन क्या सेगमेंट है, हमें उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है ना, स्पोक। अच्छा भाई हमें इसको करना है रिप्लेस, तो किस वर्ड को, स्पोक को। समझ में आ गई बात। तो दे स्पोक अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द स्टेट। दे स्पोक उन्होंने बातचीत करी, अबाउट बारे में, पॉलिटिकल राजनीतिक टर्मोइल है, शांति इन द स्टेट राज्य में। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक चीज देखो, इस सवाल के उत्तर दो तरीके से निकाला जा सकती है। सबसे पहले बात तो अबाउट का यूज इनमें से सिर्फ टॉक के साथ हो सकता है। टॉक इकलौती ऐसी वर्ब है जिसके साथ आप अबाउट, जैसे अगर मुझे पूछे आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हो। ठीक है ना, दूसरी बात, जब टॉक एक्सप्रेस करना है तो आगे कोई सुनने वाला होना चाहिए। एक्सप्रेस किसके सामने कर रहा है, सेड है तो किस से बोला इसने, और स्टेट है तो किसको बताया इसने। स्टेट का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन आदि को बताना। ठीक है ना, तो अब इसका मतलब होता है किसी चीज को केयरफुली बताना, पूरे ध्यान से बताना, केयरफुली बताना। इसीलिए तो कोर्ट में जो होता है वो आपका क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, क्योंकि वहां पर आप जो भी बात बोलोगे आपको पूरी केयरफुली केयरफुली बोलनी पड़ती है। सेड का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन आगे किसी को देना। एक्सप्रेस का मतलब होता है अपने विचार फीलिंग्स को प्रकट करना, लेकिन बोल के भी कर सकते हो और जेस्चर के द्वारा, गूंगा आदमी है वो भी एक्सप्रेस कर सकता है ना, इशारों के द्वारा। ठीक है ना, अच्छा लेकिन जब टॉक है, तो टॉक है ना, इसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। टॉक का मतलब आपस में बात हो रही है जिसमें बोलने वाला भी शामिल है और सुनने वाला भी शामिल है, तो इसलिए टॉक अबाउट हो जाएगा। वो राजनीतिक टर्मोइल है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही शामिल है वार्तालाप में, इसलिए यहाँ पर किसका यूज करना है, टॉक का। दूसरा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि इनमें से अबाउट आएगा तो सिर्फ किसके साथ आ सकता है, टॉक के साथ आ सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88
8 देखते हैं बच्चा क्या है। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, एकदम सही से इसका करेक्टिव बनाना है, एक्टिव बनाना है ना, तो सही एक्टिव बनाना है भाई। इसके देखो क्या दे रखा है, वॉज नॉट यूज्ड, क्या दे रखा है, अगर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है तो वाक्य किसका है, पैसिव वॉइस का। अगर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। अगर वॉज वर्ब के साथ नोट दे रखा है फिर थर्ड फॉर्म है तो डिड नोट लगा दो, और डिड नोट के साथ आपको डिड के साथ आपको पता है वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। तो जिसमें भी क्या दे रखा हो, जिसमें भी डिड नॉट यूज दे रखा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसने हैज नॉट यूज्ड है गलत हो गया, डिड नॉट यूज ये आ गया बच्चा, डिड नॉट यूज। इसमें हैव है तो गलत हो गया, और इसमें डिड के साथ इसने क्या लगा रखा है, यूज्ड। लेकिन हमें पता है डू डज और डिड के साथ मेन वर्ब की पहली फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म ही नहीं आ सकती, तो इसलिए ये वाला भी हमारा गलत हो गया। तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 89, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द कोलोकेशन। बेटा इस फिल इन ब्लैंक को देखना पड़ेगा हमें, इसमें क्या शब्द भरना है, ठीक है। हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड, क्या दे रखा है इसने, हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड, हैप्पीनेस स्प्रेड करी जा सकती है बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होकर के। किस चीज ग्रेटफुल होना है, किस तरीके से हमें ग्रेटफुल होना है, गिव करके, पे करके, एक्सेप्ट करके, या शेयर करके। क्या चीज शेयर करनी है, कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब शाबाशी। अब ये शाबाशी किसी बंदे तक पहुंच रही है या किसी बंदे से शाबाशी आ रही है। जब टू लगा रखा है ना, जब टू लगा रखा है तो इसका मतलब हम उस जगह पर रीच कर रहे हैं, हम उस जगह पर पहुंच रहे हैं। और अगर फ्रोम लिखा होता, अगर फ्रोम लिखा होता तो इसका मतलब यहां से वो चीज आ रही है, यहां से वो चीज आ रही है, ठीक है ना। तो इस बंदे तक जो क्या चीज हो रहा है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्स है, इस बंदे तक पहुंच रहे हैं, इस बंदे तक कॉम्प्लीमेंट पहुंचाने है, इस बंदे को कॉम्प्लीमेंट देने हैं। तो देने, अब जब हमें कॉम्प्लीमेंट देना है, किसी बंदे तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट गिव करना पड़ेगा उसको, कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा उसको। जब हम कॉम्प्लीमेंट देंगे तभी तो वो किसी बंदे तक पहुंचेंगे ना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, गिविंग। हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड, हैप्पीनेस फैलाई जा सकती है बाय गिविंग, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल बाय बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होकर के। कैसे ग्रेटफुल होना है, बाय गिविंग, बाय गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन। यहाँ पर ग्रेटफुल ऑफ नहीं, ग्रेटफुल बाई होना चाहिए था यहाँ, बाय बीइंग ग्रेटफुल या टू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। अगर बच्चा यहाँ पर फ्रॉम लिखा होता, मान लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम लिखा होता, तो क्या करते भैया, तो आप क्या करते, इसका मतलब हो जाता जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसी बंदे तक जा रहे हैं, किसी बंदे से आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, एक्सेप्ट करना पड़ता। फिर हमें लिखना पड़ता एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स। हमें कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करने हैं, किससे, किसी बंदे से। तो जब टू दे रखा है तो नेचुरल सी बात है क्या बन जाएगा यहाँ पर, गिविंग। हैप्पीनेस कैन बी स्प्रेड बाय बीइंग ग्रेटफुल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन, ठीक है, यहाँ पर ऑफ भी सही है, ठीक है। चलो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अपना 90 क्या बोल रहा है अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है बच्चा, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ देम कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग का एरर है बच्चा किसी में, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमें उस एरर को देखना है, तो सेंटेंस को देखते हैं सबसे पहले। तो अपने इसमें दे क्या रखा है, इन रिसर्च कौन से शब्द है, तो पब्लिकेशन, एक रिसर्च, एक पासवर्ड और एक पॉपुलर। देखते हैं इन चारों में से कौन से शब्द की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। पब्लिकेशन का स्पेलिंग, पब्लिकेशन ये रहा, और मोस्ट पॉपुलर ये रहा, पॉपुलर ये रहा, रिसर्च है वो ये रहा, और पासवर्ड है वो ये रहा। बेटा ये तो सभी को पता ही लग गया, पब्लिकेशन है तो ई थोड़ी आएगा यहाँ पर, क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, है ना। देखो ये नाम है पब्लिक, ये नाम होता है पब्लिक, ठीक है ना। अब इसमें एस, इसमें टी आई ओ एन और जोड़ दो, टी आई ओ एन। लेकिन जब टी आई एन जोड़ोगे तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। तो पब्लिक से क्या बन गया, पब्लिकेशन बन गया। तो यहाँ पर बच्चा ई आना चाहिए, और इसने क्या लगा रखा है, देखो ये लगा रखा है, तो गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस का हमें क्या बनाना है, करेक्ट एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म बनाना है। इसका मतलब जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। तो देखो इजारम के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी दे रखी है, थर्ड फॉर्म। नहीं भाई, इसको तो अलग तरीके से देखना पड़ेगा। एक चीज देखो आप, अगर कहीं पर देखो कहीं पर दे रखा हो इजारम, या कोई भी बी फॉर्म हो सकती है, जैसे बी फॉर्म कोई भी है, और उसके बाद में क्या दे, या फिर ये मान लो कहीं पर दे रखा हो यू आर
advised, you are asked, you are ordered, ठीक है, you are requested। बच्चा अगर इनमें से कुछ भी दे रखा हो, अगर इनमें से कुछ भी दे रखा हो तो सेंटेंस किससे शुरू कर दो, वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू कर दो, है ना। तो इसमें देख लो वर्ब की पहली फॉर्म से कौन सा सेंटेंस शुरू हो रहा है। टेल वाला भी, ये वाला टेल भी शुरू हो रहा है, इस टेल वाला भी शुरू हो रहा है वर्ब की पहली फॉर्म से, और इस टेल वाला भी वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो रहा है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो इसमें टू मेंड लगा रखा है, तो इसने भी टू मेंड लगा रखा है, और यहाँ पर देखो फालतू मेंडिंग बना रखा है, तो गलत हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये हो जाएगा भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दे रखा है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में हमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बनाना है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिए हुए शब्दों का जो समूह दे रखा है, हमें उसके जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का यूज करना है ना। तो क्या दे रखा है, होल्डिंग ऑन। अब देखो एक बात बताओ मुझे, जब आप होल्ड ऑन करते हो तो किसी चीज को छोड़ देते हो या उसको कंटिन्यू करते हो, उसको कंटिन्यू करते हो, कंटिन्यू करते हो, होल्ड ऑन करते हो। जब आपने फोन को होल्ड पे रखो तो होल्ड का मतलब आप फोन आपके पास ही रहेगा ना। तो होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी चीज पे डटे रहना, और कीपिंग एन ओपिनियन, या फिर अपनी ओपिनियन को रखना विद डिटर्मिनेशन, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी राय रखना, घबराना नहीं, अपनी राय पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अपनी राय को रखना। तो उसके लिए बच्चा शब्द होता है टीनेशियस। कौन सा शब्द यूज होता है उसके लिए, टीनेशियस। कौन सा शब्द है, टीनेशियस। टेनिस, टीनेशियस से आप क्या याद रख लो, टेनिस याद रख लो, ठीक है। जो टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं वो मैच में जल्दी से गिव अप और सरेंडर कर देते हैं कि नहीं करते, नहीं करते। वो आखिरी पॉइंट तक, आखिरी मतलब शॉट तक वो मैच को जीतने की कोशिश करती है। इसलिए टीनेशियस का मतलब होता है डिटरमाइंड, डिटरमाइंड आदमी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है डिटरमाइंड आदमी, पूरी तरह से डिटरमाइंड आदमी, पक्का जो मतलब दृढ़ निश्चयी आदमी उसको बोलते हैं। ग्रेसियस, ग्रेस का मतलब कृपा होता है, आपको पता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। या जब कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाए तो उसको ग्रेस मिलती है ना, तो ग्रेस का मतलब होता है कृपा। तो कैसा आदमी, जनरस आदमी, कृपा दिखाने वाला आदमी, जनरस आदमी, और लाइट आदमी, काइंड आदमी, ठीक है ना। तो वो ग्रेशियस हो जाएगा, ठीक है। लोकेशियस और ऑब्नोक्शियस का मतलब तो बहुत खतरनाक होता है, ऑफेंसिव, बुरा, बहुत खराब, ऑफेंसिव, रिप्रिहेंसिबल। कैसा, रिप्रिहेंसिबल, रिप्रिहेंसिबल, बुरा, ठीक है ना। ऑब्नोक्शियस पीपल भी हो सकते हैं, बुरे लोग भी हो सकते हैं, जो मतलब आपके मुंह पर कुछ ही बोलते हैं और उनके मन में कुछ ही चल रहा होता है आपका नुकसान करने का, तो ऐसे लोगों को भी ऑब्नोक्शियस बोलते हैं, ठीक है ना। लोकेशियस, अब ये शब्द देखो, बढ़िया शब्द है लोकेशियस, ज्यादा बोलने वाला। अगर कहीं पर भी एल ओ क्यू लिखा जाए ना, एल ओ क्यू, तो इसका मतलब होता है टू स्पीक। इसका मतलब क्या होता है, टू स्पीक। तो लोकेशियस आदमी कैसे होते हैं, वन हु टॉक्स टू मच, या वन हु टॉक्स मच। इसी लोकेशियस से क्या बन सकता है, सोमनीलोकी, सोमनीलोकी, ठीक है ना। ये शब्द देख नहीं आज आपको, सोमनीलोकिस्ट, सोमनीलोकिस्ट, ठीक है ना। ये देखना, इनसोमनिया, इनसोमनिया तो घर छोड़ो। सोमनी का मतलब होता है, सोमना का मतलब होता है स्लीप, लोकी है तो बोलना, नींद में बोलना, और सोमनी लोकिस्ट आदमी कौन हो जाएगा, जो बंदा नींद में बोलता है। तो ये शब्द आज आप देख लेना थोड़े से घर पे, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दे रखा है भाई, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। एक सेंटेंस है उसके टुकड़े कर रखी है, ठीक है ना। सिलेक्ट द ऑप्शन, हमें वो ऑप्शन उठाना है दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक है ना। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, यदि कोई एरर नहीं है तो उसमें नो एरर आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या दे रखा है, हर कंसर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स, नो एरर। अच्छा इसमें एक बात देखो, ये वाक्य कौन से टेंस का है भाई, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये वाक्य कौन से टेंस का है। देखो इज आरएम के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी दे रखी है, इज आरएम वोजवर के साथ है, वर्ब की फॉर्म कौन सी दे रखी है, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी, और आगे बाई और लगा रखा है, बाई फॉरेनर्स। तो इसका मतलब पक्की बात है, ये वाक्य किसका हो गया, पेसिव का हो गया, ठीक है। अब एक बात सुनो, गौर करनी है अब एक चीज आपको, अगर पेसिव वॉइस का वाक्य हो, और पेसिव वॉइस का वाक्य है तो उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म। तो उसके पहले कभी भी वेरी का यूज नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा, मच का यूज होगा। किसका यूज होगा, मच का यूज होगा। तो बच्चा इसमें वेरी नहीं आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एडमायर्ड है, ये क्या चीज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब एक नई चीज बताता हूँ, इससे ज्यादा अच्छी बात बता रहा हूँ, गौर करना उस पर।
अच्छा, अगर क्या दे रखा हो, अगर आपको क्या दे रखा हो, है तो दिखने में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या चीज हो, एक्चुअल में वो एडजेक्टिव हो, जैसे आई एम टायर्ड। अब बच्चा ये टायर्ड शब्द यहाँ पर वर्ब है या मतलब एडजेक्टिव है? अगर वर्ब होती तब तो ये इसका काम होता, मैं काम क्या कर रहा हूँ कि मैं टायर करने का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये इसका आई का काम थोड़े ना, ये तो इसकी क्वालिटी है। आई कैसा है? इंटेलिजेंट हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, एक्साइटेड हो सकता है, थका हुआ हो सकता है, एग्जॉस्टेड हो सकता है। तो यहाँ पर ये एडी लगा हुआ शब्द बच्चा किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जब ये एडजेक्टिव है तो इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? वेरी लगाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर मच का यूज नहीं कर सकते। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे जैसे माई पेरेंट्स आर, यहाँ पे खालिस्तान और यहाँ पर लगा देता हूँ मान लिया एजुकेटेड। अब बच्चा दिखने में तो ये लग रहा है, दिखने में तो ये लग रहा है कि ये तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये दिखने में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, लेकिन बच्चा ऐसा है नहीं। अगर ये वर्ब होती, अगर ये शब्द वर्ब होता तो ये इसका काम होता, इसका एक्शन होता। अभी माई पेरेंट्स से काम क्या कर रहे हैं? एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ पर तो ये बताया गया है कि मेरे पेरेंट्स है, उनकी क्वालिटी क्या है? वो एजुकेटेड है। तो यहाँ पर ये एजुकेटेड शब्द ये एक्चुअल में क्या चीज है? एडजेक्टिव है ना? तो जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम कर रही हो? एडजेक्टिव का काम कर रही हो, तब आपको इसके पहले मच का यूज नहीं करना। अब आपको किसका यूज करना है? यहाँ पे वेरी का यूज करना है। बहुत अच्छा सवाल था ये, इन चीजों पे गौर करना, ठीक है ना? चलो बच्चा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये तो अपने को पता लग गया, वेरी की जगह में क्या लगाना पड़ेगा? मच लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से सही गलत स्पेलिंग वाला शब्द हमें बताना है। जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वाला वर्ड है ना, वो वाला बताना है, ठीक है ना? तो देखो इसमें सैबेटिकल, कॉन्फ्लुएंस, सिंहलीज और कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज को वैलिडेट कर देना, किसी चीज को वैलिडेट कर देना, किसी चीज को वेरीफाई कर देना कि हाँ भाई ऐसा काम हुआ था, तो आपने उस काम को वैलिडेट कर दिया, वेरीफाई कर दिया, कंफर्म कर दिया, ठीक है ना? कॉन्फ्लुएंस, जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिलती है, नदियां भी हो सकती हैं, जैसे ए प्लेस, एक जगह, वेयर, टू भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, टू और मोर। रिवर्स क्या करती है? कम्स टुगेदर। कम टुगेदर का मतलब मिल जाती है, कम्स टुगेदर, ठीक है ना? या ज्वाइन टुगेदर, ठीक है ना? उसको बेटा क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस, मतलब संगम। अच्छा, कॉन्फ्लुएंस एक और भी चीज को बोल सकते हैं, जो जोड़ने, किसी किन्हीं दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ने के लिए टूल होती है ना, उनको भी कॉन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। कोलैबोरेटिंग टूल, कोलैबोरेटिंग टूल, किन्हीं दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ना होता है, उसको भी कोलैबोरेटिंग टूल को भी कॉन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, ठीक है ना? सिंहलीज, बेटा ये लैंग्वेज है। मतलब तमिलनाडु में और श्रीलंका में एक तमिल जाति के सिंहली जाति के लोग हैं, तो उनकी जो भाषा होती है उसको क्या बोलते हैं? सिंहलीज। जैसे बर्मा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बर्मा के लोगों को हम क्या बोल सकते हैं? बर्मीज। और उनकी भाषा भी क्या हो सकती है? बर्मीज हो सकती है। जैसे चाइना के लोग हैं, तो वहाँ के लोग कौन होते हैं? चाइनीज। और बच्चा उनकी भाषा भी क्या हो सकती है? चाइनीज। जैसे पोर्तुगाल है ना, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ की लैंग्वेज को क्या बोल सकते हैं? पोर्तुगीज, ठीक है ना? तो ये वो हो गया भाई, सिंहलीज हो गया। सैबेटिकल, इसका मतलब होता है बेटा छुट्टी, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है। सैबेटिकल का मतलब होता है कोई, खास तौर से टीचर्स के लिए बोला जाता है, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह के प्रोफेसर होते हैं ना, अगर उनको छुट्टी मिलती है ना, किस चीज के लिए? कि अब आप ट्रेवल करके आओ, थोड़ा घूम के आओ, है ना? तो उसको सैबेटिकल बोलते हैं। सैबेटिकल की स्पेलिंग होती है SABBA, TICL, सैबेटिकल। इसका मतलब होता है वेकेशन बोल सकते हैं इसको अपने, वैकेशन, ठीक है? इसको अपन ब्रेक बोल सकते हैं, इसको फरलो भी बोल सकते हैं, फरलो, FURLOUGH, फरलो, इसको ये भी बोला जा सकता है। तो बच्चा यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको इसी के साथ साथ एक शब्द और देखना, हिएटस, हिएटस, ठीक है ना? और इस कॉन्फ्लुएंस की वजह से मेरे एक शब्द दिमाग में और आ गया। कॉन्फ्लुएंस का होता है संगम या मिलना। तो ऐसा एक शब्द होता है रोंदेवू, RENDEZVOUS, ये शब्द भी देखना है। पहली बात तो ये शब्द स्पेलिंग में आता है, बहुत बार आया हुआ है, तो एक तो इसको स्पेलिंग की वजह से देखना, और दूसरा इसका मीनिंग भी देखना, ठीक है? ये भी मिलने से रिलेट करता हुआ शब्द है। जैसे कॉन्फ्लुएंस का मतलब संगम और मिलना है, वैसे इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। गौर करना आप इस पे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 95,
Select the most appropriate antonym of the word vivid from the given sentence. Antonym of the word vivid. Antonym of the word कौन से शब्द का? vivid का, है ना? लेकिन vivid को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए था, जो नहीं कर रखा है यहाँ पे। इस vivid का हमें एंटोनिम बताना है ना। तो अब देखो क्या लिख दे रखा है इसने, हमें vivid शब्द का एंटोनिम बताना है। इन माई मर्की मेमोरी लेन, इन, अब इस माई का यूज किसके लिए हो रहा है? माई मेमोरी लेन। माई का यूज किसके लिए हो रहा है? माई का यूज किसके लिए हो रहा है? मेमोरी लेन। मेमोरी लेन मतलब यादों का गलियारा, मेरी यादें। उनमें क्या हो रहा है? आई स्टिल कुड विविडली एप्रीहेंड एंड इन्विजन द पिक्चर्स। आई स्टिल अब भी कुड विविडली एप्रीहेंड एंड एनविजन, एनविजन का मतलब कल्पना कर सकता हूँ, विजन देख सकता हूँ, पिक्चर्स ऑफ निश्चिन दीपू वाइल रीडिंग बाई ब्यूटी। ये क्या भाई? अच्छा ये क्या नाम है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ये किसी बंदे का नाम है भी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, और पाथेर पांचाली उनकी रचना का नाम है। ठीक है ना? अब ध्यान दो, यहां पर शब्द क्या दे रखा है हमें? विविडली। ठीक है, विविडली, और हमें उल्टा किसका बताना है? विविड का। तो सबसे पहले तो ये देखो, इसने विविडली को चेंज किस में कर रखा है? विविडली की जगह वहां पर क्या लिख रखा है? विविड। तो इसने एडवर्ब की जगह क्या लगा दिया? एडजेक्टिव बना दिया इसका। ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान दो, जब स्टिल शब्द यहाँ पर दे रखा है ना, जब यहाँ पर स्टिल दे रखा है, तो इसका मतलब है इस स्टिल के बाद में, इस स्टिल के बाद में जो भी बात आएगी वो इधर वाली बात के विपरीत होगी। इधर जो स्टिल के बाद में लिखा होगा ना, इस स्टिल के बाद में जो भी लिखा हुआ मिलेगा, इधर जो भी लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है कि इस साइड में इसका इधर वाली बात का उल्टा लिखा हुआ मिलेगा। समझ में आ गई बात? आपको पता ही है यार, हाउ एवर हो गया, हाउ एवर हो गया, स्टिल हो गया, ठीक है ना, येट हो गया, बट हो गया, है ना। इनके बाद वाली और इनके पहले वाली चीजें होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, आपको पता ही है ये बात। तो इसका मतलब इस विविड का उल्टा हमें किधर मिल जाएगा? इस स्टिल से पहले पहले मिल जाएगा। तो विविड एक एडजेक्टिव है, तो इधर कोई ना कोई एक एडजेक्टिव पकड़ लो, कौन सा एडजेक्टिव है वो। ठीक है ना? तो इसमें देखो ये माई है, ये तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है, इसका यूज किसके लिए हो रहा है? मेमोरी लेन के लिए, तो ये हो गया नाउन। इस नाउन से पहले मर्की है, ये क्या चीज है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव तो है ही एक इन शब्दों में, एडजेक्टिव मर्की अकेला ही है और कोई तो है ही नहीं, तो मर्की है वो इसका उल्टा हो जाएगा। विविड का मतलब होता है एकदम क्लियर, स्पष्ट, और मर्की का मतलब होता है धुंधला। इस मर्की शब्द का मतलब होता है धुंधला, इस मर्की का मतलब होता है धुंधला, अनक्लियर और वेग, जिसको अपन वेग भी बोल सकते हैं और जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? अनक्लियर भी बोल सकते हैं। समझ में आई ये बात? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मर्की वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 96 क्लोज टेस्ट आ गया भी, तो इसका मतलब 96 का मतलब तो ये हुआ कि अब जो चार पांचों क्वेश्चन एक में ही मिल जाएंगे, इसमें ही मिल जाएंगे पांचों क्वेश्चन, जो 96 से लेकर 100 तक के वो इसी में मिल जाएंगे। तो क्या दे रखा है? द थिंग, कोई वस्तु है, अब हमें नहीं पता वो कौन सी वस्तु है। उसने क्या किया? नोड किया विग्रसली, विग्रसली, विग्रस का, विगर का मतलब होता है पावर, वाइगर का मतलब क्या होता है? पावर, तो विग्रस मतलब पूरी पावर के साथ। जैसे जैसे इसने नोड किया, इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है? इसी थिंग के लिए तो हो रहा है ना। तो द लेफ्ट बटन आई फेल ऑफ, फेल ऑफ, तो उसकी लेफ्ट साइड वाली बटन आई, बटन आई किसको बोलते हैं? छोटी आंख, मतलब आंख के ऊपर बटन लगा देते हैं, या छोटी बटन आई के दो मतलब होते हैं, या तो आंख के ऊपर बटन लगा दे, छील दे, और या छोटी आंखें होती है उसको भी बटन आई बोल सकते हैं। लेकिन जब गिर गई है, ये क्या कर गई? फेल ऑफ कर गई है, गिर गई है, तो इसका मतलब है कोई बटन लगाया हुआ है, आंख के ऊपर कोई बटन लगा रखा है, और वो फेल ऑफ कर गया, फेल ऑफ कर गया। कहां पर? द कंक्रीट फ्लोर, फ्लोर पे। और कंक्रीट कैसा होता है? सीमेंट वगैरह का बनाया हुआ। तो सीमेंट वगैरह के फ्लोर पे जब वो चीज गिरी है, तो वो क्या करेगी भी? क्लैटर करेगी, या हिस करेगी, या फिज करेगी, या बज करेगी। तो आपको पता ही है वो तो क्लैटर करेगी, क्लैटर और या रेटल, या तो क्लैटर करती है और या फिर वो रेटल करती है। ठीक है ना? टू मेक ए लाउड नॉइस, इसका मतलब होता है क्लैटर और रेटल का मतलब होता है टू मेक ए लाउड नॉइस, टू मेक ए लाउड नॉइस, शोर करना, उसको बोलती है बेटा क्लैटर करना। ठीक है ना? सिज का मतलब, सिज का मतलब जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हो, उसके अंदर से जो बुलबुली और गैस निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? सिज करना। ठीक है ना?
हिस का मतलब सांप का फुफकारना, सांप जब ऐसे करता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिस करना बोलते हैं। और बज करना किसको बोलते हैं, मधुमक्खियां वगैरह जो भिनभिनाती है, हम करती है, हमिंग, उसको क्या बोलते हैं, उसको बज करना बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें, क्लेटर्ड वाला हो जाएगा, क्लेटर। जैसे ही आप क्या करते हो, अब आगे देखते हैं भाई। अच्छा, इसी के बाद ही कंटिन्यू दूसरा और दे रखा है क्वेश्चन, इसके बाद में ही दूसरा क्वेश्चन है कंटिन्यू। तो अब इसमें क्या दे रखा है, हाँ, तो देखते हैं भाई कि वो क्या कर रही है। क्लेटर कर रही है। अच्छा, इसके बाद में अप, टू, एट और ऑन टू, ठीक है ना। तो क्लेटर अप तो हो नहीं सकता जब वो फर्श के ऊपर गिरी है, जब वो फर्श के ऊपर गिरी है तो क्लेटर के साथ आप टू तो लगा नहीं सकते, अप नहीं लगा सकते। एट का मतलब तो होता है किसी डायरेक्शन में जाना, दिशा में जाना, तो आपको किसका यूज करेगा, किसका यूज करना पड़ेगा, ऑन टू। किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको ऑन टू। यहाँ पर मैं एक बड़ी जटिल सी बात बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना। एक तो होता है ऑन टू, एक शब्द तो है ऑन टू, ये होता है प्रेपोजिशन। ये क्या होता है, प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है मूव करना, मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से किस साइड में, टू अनदर, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूं चलो डांस फ्लोर पर चलते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेटस, लेटस मूव ऑन टू द डांस फ्लोर, ठीक है। तो इसका मतलब है हम मूव कर रहे हैं, ऑन टू मतलब किसी दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब टूवर्ड्स होता है, इस ऑन टू का मतलब होता है टूवर्ड्स, इस ऑन टू का मतलब होता है टूवर्ड्स। आइए मूव करते हैं टूवर्ड्स की तरफ, किसकी दिशा में, डांस फ्लोर की तरफ। तो ये तो होता है ऑन टू, और इस कंडीशन में ऑन टू एक ही शब्द होता है, दो नहीं होते, मिलकर के ये दोनों एक शब्द होते हैं। अब देखो अगर ऑन और टू अलग अलग लिखा जाए, तो अगर ऑन और टू को अलग अलग लिखा जाए तो देखो क्या होता है, ये ऑन होता है ना, इसके पहले कोई ना कोई वर्ब जरूर होती है, जैसे होल्ड ऑन, जैसे होल्ड ऑन, जैसे कीप ऑन, ठीक है ना, ठीक है ना। या फिर जैसे हो सकता है लॉग ऑन, कंप्यूटर आदि को लॉग ऑन करते हैं अपने, लॉग ऑन। अब इस कंडीशन में जैसे मुझे ये बोलना है कि जैसे अपने कंप्यूटर को लॉग ऑन करो, तो मैं क्या बोलूंगा, लॉग ऑन टू यूर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को लॉग ऑन करो, है ना। तो इस कंडीशन में बच्चा, अब इस ऑन और टू को हम इकट्ठा नहीं लिखेंगे, अब ये दोनों अलग शब्द है। ये क्या चीज है, ये फ्रेजल वर्ब है, ये क्या चीज है यहाँ पर, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ऑन और टू दोनों अलग अलग होंगे। जैसे मुझे किसी को ये बोलना है कि अपने सपनों को छोड़ो मत, अपने सपनों को परस्यू करो, फॉलो करो, तो मैं क्या बोलूंगा, होल्ड ऑन। अब मैं ऑन टू नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, मुझे लिखना पड़ेगा होल्ड ऑन टू यूर ड्रीम्स, होल्ड ऑन टू यूर ड्रीम्स, ड्रीम्स, ये हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ पर होल्ड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना, डटे रहो। जब ऑन लगा हुआ आ जाता है ना किसी शब्द में, तो इसका मतलब है कंटिन्यू करो। होल्ड ऑन का मतलब कंटिन्यू करो, कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू करो, लॉग ऑन का मतलब कंप्यूटर को चालू करके बंद मत करो, उसको कंटिन्यू रहने दो। समझ में आ गई बात। तो इसलिए यहाँ पर ये एक शब्द है रेटल ऑन, इसके पहले यहाँ पर क्या शब्द था, रेटल ऑन। रेटल ऑन का मतलब वो शोर करता रहा, और वो गिरा कहाँ था, टू द कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट फ्लोर, उस सीमेंट के बने हुए फर्श पर गिर के वो नॉइस करता रहा। ऑन का मतलब ही कंटिन्यू है, मतलब वो उसने शोर करना जारी रखा। इसके बाद में देखो इसने क्या लिखा है भैया, अब अपने कहाँ पहुंच गए, द थिंग से आगे देखते हैं। इससे द थिंग से आगे देखो क्या दे रखा है, द थिंग लुक्ड। अब द थिंग कौन सी है, यही वाली थिंग जो जिसने सीरियल आया था, नोट करने का मतलब ऐसे सीरियल आया था, ठीक है ना। तो इसने लुक्ड देखा, अराउंड चारों ओर, इसने चारों ओर देखा। अब कैसे देखा है भाई, विटिली, विटिली का मतलब तो बुद्धिमानी से, वैकेंटली का मतलब होता है खुली आंखों से, मतलब चेहरे मन में कोई भाव नहीं है, उदासी के साथ, उसको वैकेंटली बोलते हैं। वैकेंट का मतलब होता है खाली। जैसे जब कोई आदमी जा रहा है, चला जा रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप उदास हो तो आप क्या बोल सकते हो कि मैं उसको खाली आंखों से जाते हुए देखता रहा। खाली आंखों से देखने का मतलब उदासी के साथ, ठीक है ना, मन में कोई भाव नहीं आ रही। फेरोसियसली, गुस्से के साथ। डेंजरसली, इसका मतलब होता है डेंजरसली, इसका मतलब होता है डेंजरसली। और इनवॉल्यूंटरीली का, वॉल्यूंटियर का मतलब होता है अपनी इच्छा से काम करने वाला, तो वॉल्यूंटरीली तो मतलब इच्छा से, और इनवॉल्यूंटरीली अनिच्छा से, अनविलिंगली, अनिच्छा से।
इसका मतलब हो जाएगा अनिच्छा से। समझ में आ गई बात? तो अब देखो भाई, उसने वो जो चीज है ना यहाँ पर जो थिंग है, इसने क्या किया, लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। अब कैसे देखा है वो देखते हैं। विद इट्स वन आई, अपनी एक आंख से, एक से क्यों, क्योंकि एक का बटन है वो तो फर्स्ट पे गिर गया ना, तो एक आंख से देखा। एज इफ, मानो, इट हैड लॉस्ट हर, माना कि इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, इस थिंग ने क्या कर दिया, लॉस्ट हर, कोई औरत है कोई लड़की है उसको खो दिया। तो जब आप किसी को खो देते हो, जब आपको कोई छोड़कर जा रहा है, आपने किसी को खो दिया, तो आप इधर उधर किसी कैसी निगाहों से देखोगे, खाली आंखों से देखना। खाली आंखों से देखने का मतलब ही क्या है, आप दुखी हो अंदर से, या आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तब उसको बोलते हैं वैकेंटली। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बेटा इसमें, वैकेंटली बन जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में देखो आगे क्या दे रखा है, इसके बाद में इसने आगे दे रखा है द थिंग, उस चीज ने, कौन सी चीज ने, यही वाली चीज, इसने ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने का मतलब घुमाना, नजर घुमाना, अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ना, उसको ट्विस्ट करना बोलते हैं। बोनलेसली, अब अंदर ऐसे मोड़ा, अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ा है जैसे मतलब अंदर हड्डी नहीं हो। कैसे मोड़ा, जैसे अंदर उसके अंदर हड्डी नहीं है। इट्स वन आई वॉज अगेन फेसिंग हर, और इट्स वन आई यानी इस थिंग की, इट्स का यूज किसके लिए, और इस थिंग की कितनी आंख, एक आंख ने, वॉज अगेन फेसिंग हर, वो उसको फिर से देख रही थी। यानी एक बार तो इसको, इस चीज को क्या लगा था कि इसने इसको खो दिया है, अब दोबारा क्या हुआ है, वो फेस कर रही है उस हर को, कोई लड़की या औरत है उसको फिर से, अगेन का मतलब फिर से, अगेन का मतलब फिर से। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, इस जो चीज है उसने क्या किया, ट्विस्ट किया, अपने को इधर उधर नजरें घुमाई अपनी, ठीक है ना। और कब तक, इसका मतलब है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो गया इस थिंग ने, दिस थिंग, इस चीज ने क्या किया, फेस्ड, किसको, हर को, कितनी बार, अगेन, दोबारा, दोबारा। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का मतलब तो यही हो गया ना, कि उसकी एक आंख से उसने उस औरत को फिर से देखा। तो कब तक वही मतलब उसने अपने आप की बॉडी को ट्विस्ट करना जारी रखा, कब तक ट्विस्ट करना जारी रखा, जब तक कि उसने अगेन नहीं देख लिया। अगेन का मतलब, अगेन का मतलब ही टाइम के लिए यूज हो रहा है, फिर से, यानी एक बार कोई काम और हो गया और फिर से कब तक चलता रहा काम, जब तक कि उसने उसको दोबारा नहीं देख लिया। तो इसके लिए शब्द क्या दे रखा है, अनलेस। अनलेस के बाद में जो भी सेंटेंस आता है वो क्या बताता है, कारण बताता है। अनलेस के बाद में कारण बताने वाला सेंटेंस होता है। अनटिल के बाद में समय, और टिल के बाद, टिल और अनटिल के बाद समय बताने वाला सेंटेंस क्लोज होता है। ठीक है ना। अच्छा, और इवन आफ्टर और इवन सो, इनकी यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कारण क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, कि यहाँ पर इसने अपने, इस थिंग ने अपने अपने आप को ट्विस्ट किया, अपनी बॉडी को मोड़ा, कब तक, जब तक कि उसको वो औरत दोबारा दिखाई नहीं देगी। अब दोबारा का मतलब ही क्या होता है, दोबारा का मतलब ही समय के लिए ना। ठीक है ना। अरे तू यहाँ पर दोबारा आ गया, तो मतलब कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। कोई घटना कितनी बार घटित हुई, दो बार। तो अगेन की वजह से हमें पता लग गया कि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। टाइम के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, अनटिल का। ठीक है ना। अनलेस का यूज किस लिए होता है, अनलेस का यूज, अनलेस का यूज होता है रीजन के लिए। जैसे आई वॉन्ट कम, आई वॉन्ट अटेंड, मैं अटेंड नहीं करूंगा, मान लिया कोई सेरेमनी को, 10 सेरेमनी, कब तक, कारण क्या है इसके पीछे, कारण ये जब तक आप मुझे इनवाइट नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अनलेस, अनलेस यू इनवाइट मी, अनलेस यू इनवाइट मी, जब तक कि आप मुझे इनवाइट ना करो, अनलेस यू इनवाइट मी। तो काम तो ये नहीं होगा। और इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे ये कारण है, मैं नहीं आऊंगा कब तक, जब तक तुम मुझे इनवाइट नहीं कर लेता। तो कारण के बाद पहले क्या लगाना है, अनलेस, और समय के पहले क्या लगाना है, अनटिल लगाना है। तो ये यहाँ पर समय था, समय था कि वो अपने आप को ट्विस्ट करती रही, अपनी बॉडी को, ये थिंग है ना, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करती रही, लेकिन कब तक, जब तक कि उसने उस औरत को दोबारा नहीं देख लिया। देखने का मतलब क्या हुआ, फेस करना। फेस करने का मतलब भी कोई चीज आपके सामने आगे देख लिया आपने उसको। चलो आगे देखते हैं अभी क्या दे रखा है। आगे दे रखा है इसने, एड इट, और इसने, अब इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, इस थिंग के लिए तो हो रहा है ना। इस थिंग ने क्या किया, अक्रॉस द सेलर, अक्रॉस का मतलब होता है पार करना, अक्रॉस का मतलब पार करना। कोई ये जगह है या कोई चीज जो भी है, वैसे शेलर किसको बोलते हैं, जहाँ पर अनाज वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, तय खाना, उसको शेलर बोलते हैं। सेल से बना हुआ शब्द है ये, सेल। सेल का मतलब होता है कोठरी, तो शेलर भी वही होती है, तय खाना, जिसके अंदर कुछ चीजें स्टोर करके रखी जाती है। तो उस तय खाने को उसने पार किया। पार करने का मतलब क्या हुआ, अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार चला गया, तो पार किया। ठीक है ना। और टूवर्ड्स हर, और फिर वो चीज किस औरत की तरफ, किसकी तरफ चली गई, उस औरत की तरफ। कौन सी औरत, जिसको उसने ये मान लिया था कि वो खो गई है, चली गई यहाँ से, तो वो उसकी तरफ चली गई उसके बाद। अच्छा, टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स का मतलब होता है गति बताने के लिए, टूवर्ड्स का मतलब की तरफ,
है ना। टू और टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, और जब की तरफ है तो इसके पहले कैसी वर्ब आएगी, जो वर्ब ऑफ मूवमेंट होती है, जो कहीं पर आना या जाना बताने वाली वर्ब हो। क्योंकि टू और टूवर्ड्स का यूज ही किस लिए होता है, डायरेक्शन के लिए। टू और टूवर्ड्स दोनों शब्द है ना, टू और टूवर्ड्स है, ये दोनों बताते हैं किस लिए, डायरेक्शन के लिए, कि आप किस दिशा में जा रहे हो, इसके लिए। टू है वो मंजिल बता देता है कि आप वहां पहुंच कहाँ रहे हो, और टूवर्ड्स है वो दिशा बता देते हो, और दिशा और मंजिल है तो मतलब आप उस दिशा में चल रहे हो। तो चलने के लिए इनमें से कौन सी शब्द है, चलने के लिए इसमें इसका मतलब तो होता है टांगना, इसका मतलब तो है टांगना, ठीक है। इसका मतलब होता है घंटी वगैरह बजती है ना, उसको रिंग, है ना, उसको बजना, घंटी बजने को रिंग बोलते हैं। लंच का मतलब होता है चलना, झपटना, एकदम से चलना, बहुत तेजी से झपटना, एक तरह से तेजी से, बहुत तेजी से चलना। फ्लिंग का मतलब होता है किसी चीज को उठा के फेंक देना, उसको फ्लिंग करना बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो किसके बारे में बात हो रही है, इसमें लंज लिखे या फ्लंज लिखे, फ्लंग लिखे, लंज लिखेंगे, लंज का मतलब ही क्या होता है, चलना, टुवर्ड्स, किसी चीज की तरफ चलना, समझ में आ गई बात। अच्छा वैसे एक चीज और है, ये दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे, पता है कैसे, ये टेंस कौन सा है भाई, नोडेड है तो टेंस कौन सा है, पास्ट। लुक दे तो कौन सा टेंस है, पास्ट। और बेटा ये तो थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। है तो सॉरी ये भी सेकंड फॉर्म है, किसकी, हैंग की। लेकिन हैंग का, हैंग की जब सेकंड फॉर्म हंग बनेगी तो इसका मतलब तो क्या बन जाएगा, लटकाना किसी चीज को, तो यहाँ पर लटकाने और टांगने की बात थोड़ी ना हो रही है। और रिंग है, ये तो रिंग की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर आ ही नहीं सकती, सेकंड फॉर्म चाहिए, तो ये तो दोनों कट ही जाएंगे, ये दोनों तो कट ही जाएंगे। तो लंच हो जाएगा और यहाँ पर टुवर्ड्स हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया भाई आज का क्वेश्चन पेपर, आंसर सॉल्यूशन बन गया। इसमें यार बेहतरीन आज वाले क्वेश्चन बड़े मस्त और बिंदास थे। इनको सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से दोबारा एक बार रिपीट करो, इनके नोट्स बनाओ, और बेहतरीन, मुझे बहुत सवाल बहुत अच्छे लगे आज वाले। चल तो अगले पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक आप मस्त रहो, खुश रहो, और बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहो।